नाउ इस वीडियो के अंदर हमारे को सीखना है कॉल्स इन एरियर्स का टॉपिक। कॉल्स इन एरियर क्या होता है? जब कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं देता, कंपनी पैसा मांगती है और शेयर होल्डर पैसा नहीं देता, तो उसको हम कॉल्स इन एरियर कहते हैं, ठीक है ना। जैसे इमेजिन करो कि ये कोई बंदा है, ठीक है ना। इसने कंपनीज के 1000 शेयर खरीदे थे। कंपनी ने टोटल इशू किए होंगे 10,000 शेयर, 20,000 शेयर, कितने भी शेयर इशू करे होंगे, लेकिन इस बंदे ने 1000 शेयर खरीद रखे थे, ठीक है ना। कंपनी ने बोला था कि 10 रुपये का एक शेयर है, आपको पे करना 2+2+3+3 ऐसे करके पेमेंट करना है, ठीक है ना। इस बंदे ने क्या किया? इस बंदे ने ये जो 3 रुपये एंड में पे करना था ना, ये पे नहीं किया। मतलब इस बंदे ने एप्लीकेशन के टाइम पे जो 2 रुपये देने थे वो दिए, अलॉटमेंट टाइम पे जो 2 रुपये देने थे वो दिए, फर्स्ट कॉल के टाइम पे जो 3 रुपये देने थे वो भी दिए, लेकिन लास्ट कॉल के टाइम पे जो इसको 3 रुपये देने थे वहाँ पे इसने समझो नहीं दिए। मतलब कंपनी ने, जैसे मैंने बताया था, कंपनी कॉल बनाती है, 2-2 3-3 महीने का गैप होता है। जिस डेट पे एप्लीकेशन का पैसा मंगाती है उसके 2 महीने के बाद अलॉटमेंट का पैसा मंगाती है, फिर उसके 1-2 महीने के बाद फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाती है। तो कंपनी ने वो पैसा मंगाया था और इसने दे भी दिया था, लेकिन सेकंड कॉल के टाइम पे कंपनी ने पैसा मंगाया 3 रुपये, पर ये दे नहीं रहा है, ठीक है ना। इसकी तरफ से पैसा नहीं आ रहा। बाकी जो समझो कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे हैं, ठीक है ना। कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे थे, ठीक है ना। उस 10,000 शेयर में से हम बोलेंगे फिर मतलब 9,000 शेयर का तो पैसा आ गया है, पर इसके 1000 शेयर का पैसा नहीं आया, समझ गए ना। तो जब ऐसा हो जाता है, कोई शेयर होल्डर, मतलब जनरली ऐसे होता है कि बाकी सब दे देते हैं, जैसे 9,000 शेयर जिनके पास उन्होंने दे दिया, कोई एक बंदा नहीं देता या कोई 2 बंदे नहीं देते, ऐसे ही होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन भी ऐसे ही आता है, आपके जब आप क्वेश्चन करोगे ना किताब के अंदर या एग्जाम के अंदर, ऐसे क्वेश्चन आता है कि बाकी सब ने दे दिया तो कोई एक बंदा निकल के आता है जिसके पास कुछ शेयर होते हैं, जिसने किसी कॉल का पैसा नहीं दिया होता, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि कॉल्स इन एरर अलॉटमेंट के टाइम पे हो सकता है, वो फर्स्ट कॉल के टाइम पे हो सकता है, वो सेकंड कॉल के टाइम पे, या आगे की कोई कॉल है तो उस पे हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि सेकंड कॉल के टाइम पे कॉल्स इन एरर हो गया, ठीक है ना। लेकिन कॉल्स इन एरर कभी भी एप्लीकेशन के टाइम पे नहीं हो सकता। कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि एप्लीकेशन टाइम पे कॉल्स इन एरर हो जाए। ये हो सकता है फर्स्ट कॉल का बंदे ने पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, पर ये कभी नहीं होता कि बंदे ने एप्लीकेशन का पैसा नहीं दिया। क्योंकि अगर वो बंदा एप्लीकेशन का पैसा ही नहीं देगा, अगर वो बंदा एप्लीकेशन के टाइम पे जब अप्लाई कर रहा है शेयर्स के लिए, तब वो पैसा नहीं देगा ना अगर, तो उसको हम शेयर ही नहीं देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे होता है कि कोई बंदा शेयर्स के लिए अप्लाई करता है एप्लीकेशन के टाइम पे और पैसा दे देता है, और क्योंकि वो पैसा दे देता है एप्लीकेशन के टाइम पे, तो उसको हम शेयर दे देते हैं। जब उसको शेयर मिल जाते हैं तो वो अलॉटमेंट के टाइम पे या फर्स्ट कॉल के टाइम पे, सेकंड कॉल के टाइम पे, उस टाइम पे ड्रामे करने स्टार्ट करता है, समझ गए ना। एप्लीकेशन के टाइम पे पैसा दे देता है और हम उसके नाम पे उस शेयर को कर देते हैं, हम इसको देंगे शेयर को, किसने इस शेयर के लिए अप्लाई करा है, ठीक है ना। लेकिन अलॉटमेंट के टाइम पे या फिर फर्स्ट कॉल के टाइम पे, सेकंड कॉल के टाइम पे वो ड्रामे करने स्टार्ट कर देता है, मतलब पैसे नहीं भेजता, समझ गए। कंपनी प्रोस्पेक्टस जब इशू करती है उस टाइम पे पहले प्रोस्पेक्टस के अंदर बता देती है कि एप्लीकेशन का अभी हम 2 रुपये मंगा रहे हैं, फिर उसके इतने टाइम बाद अलॉटमेंट का पैसा देना पड़ेगा, 1-2 महीने बाद जो भी टाइम है, इतने महीने बाद फर्स्ट कॉल का पैसा देना पड़ेगा, इतने टाइम के बाद सेकंड कॉल का पैसा देना पड़ेगा। कंपनी पहले प्रोस्पेक्टिव में सब बता के चलती है, ठीक है ना। तो इसे पता है कि मेरे को इतना 2 महीने हो गए जैसे एप्लीकेशन के बाद, अब मुझे अलॉटमेंट का पैसा भेजना है, पर ये भेजता नहीं है। आई आपको समझ में आ रहा होगा, फर्स्ट कॉल का टाइम आ गया या उस फर्स्ट कॉल पे नहीं भेजता, पर एप्लीकेशन के टाइम पे हम, आपको समझ में आ रहा होगा, कॉल सीनियर नहीं हो सकता। कॉल सीनियर अगर होता तो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल इनके टाइम पे होता है, ठीक है ना। अब हमारे को जर्नल एंट्रीज मारनी है, कॉल इन एरियर की जर्नल एंट्रीज। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा कंप्लीट कर दिया है। मैंने लिखा था कंपनी ने इशू किया 10,000 शेयर, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे लिख दिया पब्लिक ने भी 10,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, समझिए। कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए थे, पब्लिक ने 10,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, तो मतलब फुल का केस था, ठीक है ना। मैंने सिंप्लीफाई क्वेश्चन बना दिया यहाँ पे। अब उसके आगे आपको ये बोलना है कि नॉर्मली पैसा जैसे आना था वैसे आया, बस फर्स्ट कॉल के टाइम, मतलब सेकंड के कॉल के टाइम पे 1000 शेयर वाले बंदे ने गड़बड़ी कर दिया, समझ गए ना। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। इस क्वेश्चन की जनरल एंट्रीज कैसे मारनी होती है, जब ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप एंट्री मारोगे। पहले एंट्री शेयर एप्लीकेशन की, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन के टाइम पे मैं कह रहा हूँ कि 10 शेयर के पब्लिक ने अप्लाई करा है, तो नॉर्मल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। कितना हम बोलेंगे, 20,000 रुपये। लास्ट वीडियो अगर आपने देखी तो इतना तो आप समझ पाओगे, ठीक है ना। आप बिंग लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम बोलेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये बीइंग लिखने की आदत डालिएगा। मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ, जानबूझ के लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि बच्चे ये बीइंग नहीं लिखते, बच्चे कहते हैं मेन में ना एंट्री पे ध्यान दो ना, बीइंग क्या लिखना। और एग्जाम टाइम पे हाथ ऐसे ही चलता है कि बीइंग लिखना भूल जाते हो, क्योंकि जब जिस चीज़ की आपने प्रैक्टिस करी, जैसे ही आपने प्रैक्टिस करी वैसे ही हाथ चलता है एग्जाम के अंदर। एग्जाम के अंदर तो हबड़ तबड़ में काम होता है ना, तो इसलिए बीइंग लिखने की आदत डालो
कि आपके हाथ के अंदर वो मेमोरी चढ़ जाए, हाथ के मसल्स में मेमोरी चढ़ जाए, बीइंग लिखना ही होता है, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे 20,000 रुपये। अब इसके बाद हम बोलेंगे शेयर अलॉटमेंट हुई, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, वो भी 20,000 रुपये से। आपको समझ में आ रहा होगा कि बाकी सारी एंट्री सेम चलेगी, नॉर्मल चलेगी जैसे चलती है, क्योंकि भाई यहाँ पे तो कुछ हुआ ही नहीं ना, नॉर्मल सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, तो नॉर्मल जैसे चल रहा था वैसे एंट्री चलती रहेगी, ठीक है ना। तो आप मार दो इसके बाद इसकी एंट्री। ऐसे बोलेंगे कि बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और बोलेंगे 20,000 रुपये से। फर्स्ट कॉल के टाइम पे भी कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। और बोलेंगे लास्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। 30,000 रुपये से ये और 30,000 रुपये से ये। अब बोलेंगे इसके बाद जब आप सेकंड कॉल के बारे में बात करोगे, जैसे आप सेकंड कॉल बनाओगे, तो सेकंड कॉल जब कंपनी बनाती है ना, तो मैंने आपको बोला था कंपनी पहले ड्यू करेगी, बाद में रिसीव करेगी। तो ड्यू कंपनी पूरे से कर देती है। कंपनी ये मान के चलती 10,000 शेयर का हमने इशू किया, 10,000 शेयर के पब्लिक ने अप्लाई करा है, तो 10,000 शेयर पे भेजेंगे लोग 3-3 रुपये। वो जब रिसीव करते हैं तो पता चलता है कि एक बंदा 1,000 शेयर का उसने पैसा नहीं भेजा है, समझ गए ना। तो पहले कंपनी जब ड्यू करेगी तो नॉर्मल एंट्री मारेगी, क्या बोलते हैं शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ये फाइनल कॉल लिखना होता है, जो आपकी फाइनल कॉल होती है, लास्ट कॉल होती है, उसके साथ लिखना होता है। जैसे सेकंड कॉल में लास्ट कॉल, तो लिखना होता है सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है ना। फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग तो कंपनी ड्यू तो पूरे से कर देगी 30,000 रुपये से, ठीक है। लेकिन जब रिसीव होता है, रिसीव हम बोलेंगे कि रिसीव कम होगा, क्यों? क्योंकि 1,000 शेयर का जो मालिक है इसने तो 3 दिन में भेजे नहीं है, तो कंपनी को टोटल पैसा आया कितना होगा? हमने टोटल पैसा जो आया होगा 9,000 शेयर पे 3-3 रुपये आ गया होगा, समझ। 1,000 शेयर पे नहीं आया 3 रुपये, 1,000 शेयर पे 3-3 रुपये नहीं आया, 3,000 रुपये नहीं आया, लेकिन बाकी 9,000 शेयर पे 27,000 रुपये आ गया होगा, ठीक है ना। इसको हमारे को यहाँ पे चढ़ाना होता है, तो एंट्री मारते हैं। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे कराता हूँ, ठीक है ना। दो तरीके होते हैं एंट्री मारने के, ठीक है ना। मेथड 1 जो होता है और एक मेथड 2 होता है, ठीक है ना। मेथड 1 क्या होता है कि हम क्या करते हैं, मेथड वन को आप लिख दो कि ओपनिंग, ऐसे लिखो, कॉल्स इन एरियर्स का अकाउंट ओपन करना, पहला मेथड ये होता है, ठीक है ना। दूसरा मेथड ये होता है रिलेवेंट कॉल को कम करके दिखाना। ऐसा थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स लिख लो, ठीक है ना, याद रहता है। तो हम बोलेंगे ठीक है, एक उधर कॉल सेंटर का अकाउंट ओपन करना, दूसरा होता है रिलेवेंट कॉल को कम करके दिखाना। आप कैसे करना होता है बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो एक होता है कॉल सेंटर का अकाउंट ओपन करना, तो
मैं यहाँ तक एंट्री ये मार लूँगा, ड्यू की नॉर्मल मार दूंगा, ठीक है ना। लेकिन जब रिसीव होगा तो कम रिसीव होगा, अब उसको रिसीव जो कम हुआ है उसको कॉल सीनियर जो हुआ है उसको रिकॉर्ड करने का एक तरीका है, तो कॉल सीनियर का अकाउंट ओपन कर देते हैं। तो इसमें हम एंट्री मारते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे लिख देते हैं कॉल सीनियर अकाउंट, समझिए ना, कॉल सीनियर्स के अकाउंट ओपन कर देते हैं डेबिट, ठीक है। एंड टू शेयर सेकंड, और हाँ सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इस वाली एंट्री के अंदर हम जो कॉल सीनियर रहती है, कॉल सीनियर थी 30,000 रुपये की, उसको 30,000 रुपये से यहाँ पे दिखाए थे कि 30,000 रुपये कॉल सीनियर थी, ठीक है ना। उसमें से लेकिन हम बोलते हैं 27,000 रुपये तो अकाउंट्स में आ गए, बैंक में आ गया, ठीक है ना, और 3,000 रुपये का कॉल सीनियर हो गया। इस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, समझ गए ना। फर्स्ट मेथड के अंदर हम कॉल सीनियर का अकाउंट खोल देते हैं, उसके अंदर हम दिखा देते हैं कितना कॉल सीनियर हुआ है, ठीक है ना। सेकंड मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, सेकंड मेथड जो हम कह रहे हैं रिलेवेंट कॉल को कम करके दिखाना, इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, इस मेथड के अंदर जैसे ये सेकंड कॉल पे कॉल सीनियर हुआ है तो हम सेकंड कॉल की एंट्री ऐसे मारते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और इसके अंदर हम 27,000 दिखा देते हैं, समझ गए। इसको जो मैंने लिखा कि रिलेवेंट कॉल को हम थोड़ा कम करके दिखा दें, कितना कम करके, जितना पैसा कम आया, तो 27,000 आया सेकंड कॉल के टाइम पे, तो 27,000 दिखा देते हैं, समझ गए। 27 अब आपको समझ में आ रहा होगा। एक तो मेथड ये है कि उस कॉल को तो पूरा 30,000 से बंद कर देना। अब पूरा 30,000 से बंद करने का एक लॉजिक यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो जैसे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 30,000 से क्रेडिट होता है, वो अगली एंट्री में जैसे 20,000 से क्रेडिट होता है, अगली एंट्री में 20,000 से डेबिट भी हो जाता है, तो ये खत्म हो जाता है अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट का अकाउंट 20,000 से डेबिट हुआ पहली एंट्री में, दूसरी एंट्री में 20,000 से क्रेडिट होकर खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है। एट द एंड होता है क्या है कि बैंक अकाउंट डेबिट होता है और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, एट द एंड बस यही होता है, बैंक अकाउंट डेबिट होता है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। ये वाले अकाउंट तो एक एंट्री में खुलते हैं, एक एंट्री में डेबिट होकर खुलते हैं, दूसरी एंट्री में क्रेडिट होकर बंद हो जाते हैं। तो ये एप्लीकेशन के अकाउंट, अलॉटमेंट का अकाउंट, फर्स्ट कॉल के अकाउंट, सेकंड कॉल के अकाउंट, इनको हम कहते हैं डमी अकाउंट है। ये डमी अकाउंट होते हैं, ये तब तक ओपन करने होते हैं। डमी अकाउंट समझ गए ना, ये डमी अकाउंट है, मतलब ये परमानेंट अकाउंट नहीं है, बस अभी इनको खोल के बंद करना है बस, ठीक है ना। तो ये कब तक अकाउंट को खोल के रखना होता है, जब तक पैसा रिसीव नहीं हो जाता। फर्स्ट कॉल का अकाउंट हम खोल देते हैं, चढ़ा देते हैं ड्यू, ये मैंने बोलता ड्यू की एंट्री है, इसको चढ़ा देते हैं कि फर्स्ट कॉल का पैसा आएगा। जिस डेट पे फर्स्ट कॉल का पैसा आ जाता है तो उस अकाउंट को क्रेडिट करके बंद कर देते हैं, समझ गए। जब तक पैसा नहीं आता तब तक इस अकाउंट खोल के रखते हैं, जिस डेट पे पैसा आता है उस डेट पे पैसे को, इस अकाउंट को बंद कर देते हैं। तो हम बोलते हैं ये जो फर्स्ट कॉल का, सेकंड कॉल का, अलॉटमेंट का, एप्लीकेशन के जो अकाउंट है डमी अकाउंट है, एक एंट्री में खुलते हैं, दूसरी एंट्री में बंद हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसलिए हम इसको 30,000 से क्रेडिट कर रहे थे, 30,000 से डेबिट हुआ तो 30 से क्रेडिट करके उसको बंद कर रहे थे, ठीक है ना। और इसको बंद कर दिया, एक दूसरा अकाउंट खोल दे कॉल सीनियर का, उसके अंदर दिखा दे कितना एरियर रखा है, समझ गए ना। यहाँ पे हमने लेकिन ये नहीं किया, यहाँ पे हमने 27,000 अगर आया ना सेकंड कॉल के टाइम पे, तो 27,000 ही दिखाया। अब 27,000 अगर आपने दिखाया तो 30,000 से वो अकाउंट डेबिट हुआ है, 27 आप उसको क्रेडिट करो तो ये अकाउंट बंद नहीं होगा, ये अकाउंट खुला रहेगा। तो इस केस में हम बोलेंगे कि ये हो गया क्लोज, ये अकाउंट बंद हो गया, लेकिन एक नया अकाउंट खुल गया, कॉल्स इन एरियर का अकाउंट, ठीक है ना। ये कॉल्स इन एरियर को जो अकाउंट खुला है इस एंट्री के अंदर ये डेबिट हुआ है, तो 3,000 रुपये से डेबिट हुआ है, ठीक है ना। और किस वजह से, सेकंड कॉल के वजह से, समझ गए ना। आपको ट्रांसफर करना तो आता ही होगा, जनरल एंट्री से लेजर में कैसे ट्रांसफर करते हैं, लेजर है, ठीक है ना। और कॉल्स इन का अकाउंट खोल दिया, ठीक है। अब इसमें ऐसे ट्रांसफर कर देंगे तो इस अकाउंट के अंदर हम बोलेंगे, इस अकाउंट के अंदर ना एक बैलेंस CD निकलेगा 3,000 रुपये, और ये बैलेंस CD कहाँ जाएगा, ये बैलेंस CD आपका जाएगा बैलेंस शीट के अंदर, समझ गए। तो बैलेंस शीट के अंदर 3,000 रुपये कॉल सीनियर दिखता रहेगा, और जब ये 3,000 रुपये आपको बैलेंस शीट के अंदर कॉल सीनियर का दिखता रहेगा, बैलेंस, समझ गए ना। कॉल सीनियर को जो बैलेंस निकले बैलेंस शीट के अंदर जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर जब आपको कॉल सीनियर का बैलेंस दिखता रहेगा तो आपको याद रहेगा हाँ ये कॉल सीनियर का कुछ पैसा अटका पड़ा है, वो लेना है, ठीक है ना। इस वाले मेथड के अंदर क्या होगा, इस वाले मेथड के अंदर हमने कॉल सीनियर का अकाउंट तो नहीं खोला, लेकिन हमने सेकंड कॉल को कम से वो कर दिया। और सेकंड कॉल जो यहाँ पे डेबिट कितने से, यहाँ पे डेबिट हुई थी 30,000 रुपये से, ठीक है ना। सेकंड कॉल अकाउंट, कॉल सीनियर अकाउंट, ठीक है ना। तो ये डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ठीक है ना, तो आपको आता ही होगा। इसमें बोलेंगे डेबिट हुआ था 30,000 रुपये से, ठीक है ना, शेयर कैपिटल के नाम से, शेयर कैपिटल के नाम से, शेयर कैपिटल के नाम से, ठीक है। और हम बोलेंगे कि ये इस एंट्री में क्रेडिट हो रहा 27,000 रुपये से बैंक के नाम से, तो इस अकाउंट के अंदर एक 3,000 रुपये का बैलेंस निकलेगा, बैलेंस CD अगेन। और ये बैलेंस CD कहाँ जाएगा कि ये अगेन बैलेंस शीट के अंदर जाएगा, और आपको बैलेंस शीट के अंदर दिखता रहेगा हाँ एक बैलेंस है, सेकंड कॉल का बैलेंस है, वो सेकंड कॉल का बैलेंस आपको याद दिलाता रहेगा कि 3,000 रुपये किसी से लेना बनता है,
समझ गए? ये दोनों मेथड कैसे काम करते हैं? पहला मेथड कॉल सेंटर का हम अकाउंट ओपन कर देते हैं तो सेकंड कॉल तो पूरी बंद कर देते हैं, तीसरा से डेबिट हुई, तीसरे क्रेडिट करके बंद कर देते हैं, एक नया अकाउंट कॉल सेंटर खोल के उसमें वो बैलेंस दिखा देते हैं। वो बैलेंस निकल के फिर वो बैलेंस शीट के अंदर जाता है और बैलेंस शीट के अंदर हमारे को रिफ्लेक्ट होता रहता है कि हाँ किसी से 3 रुपये लेना बनता है। और सेकंड मेथड के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हम रिलेवेंट कॉल को कम से वो कर दे रहे हैं, तो ये कॉल पूरी बंद ही नहीं हो रही, इस कॉल बंद नहीं होती, मतलब इसका एक बैलेंस निकल के आता है, बैलेंस शीट में जाता है, तो हमारे को रिफ्लेक्ट होता रहता है कि हाँ किसी से 3 रुपये लेना बनता है। अब आपको समझ में आ रहा है कि दोनों मेथड काम करते हैं, दोनों मेथड से हमारे को जो काम करना है वो हो जाता है। क्या काम करना है हमारे को याद रखना है, किसी से कुछ पैसा लेना बनता है, किसी ने कुछ पैसा नहीं दिया है, समझ गए ना, और वो दोनों मेथड से हो जाता है। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि इस बंदे ने 1000 शेयर का पैसा नहीं भेजा था सेकंड कॉल के टाइम पे, इसने 3 रुपये नहीं भेजे थे जिसको भेजने बनते थे। ठीक है ना, अब इमेजिन करो कि इसने नहीं भेजा था 3 रुपये, पर ये 3 रुपये बाद में भेज दे तो समझो ऐसे होता है। मैंने आपको बताया था कि प्रोस्पेक्टस में कंपनी पहले बता देती कि भाई एप्लीकेशन का पैसा अभी मंगा रहे हैं, फिर इतने महीने बाद, 1-2 महीने बाद, जो भी है पहले प्रोस्पेक्टस में बता के चलती कंपनी कि इतने महीने बाद अलॉटमेंट का पैसा देना पड़ेगा, इतने महीने बाद फर्स्ट कॉल देना पड़ेगा, इतने महीने बाद सेकंड कॉल का पैसा देना पड़ेगा। समझ के कंपनी प्रोस्पेक्टस में पहले बता देती है जो भी बंदे शेयर के लिए अप्लाई कर रहे हो उनको कि भाई इतने इतने टाइम बाद, समझ गए ना, एप्लीकेशन के इतने टाइम बाद हम अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे, इतने टाइम बाद फर्स्ट कॉल का, इतने टाइम बाद सेकंड कॉल का पैसा मांगेंगे, पहले बता के चलती है। ठीक है ना, अब इसको देना था कुछ टाइम के बाद, इसको पता था इतने टाइम के बाद पैसा देना है, पर ये भूल गया था। वैसे पता था इसको पर ये भूल गया था, तो ये बाद में आ रहा हो कि पैसा लेके अरे 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 मैं भूल गया था, मेरे दिमाग से उतर गई थी, वो 2 महीने के बाद फर्स्ट कॉल का मतलब सेकंड कॉल का पैसा देना है, मैं भूल गया था, अब दे देता हूँ पैसा। तो ये पॉसिबल है हमारे, हाँ ये पॉसिबल है, लेकिन आपकी किताब ये नहीं मानती, टीएस ग्रेवाल नहीं मानते कि बंदा पैसा लेके आ रहा है। टीएस ग्रेवाल कहते नहीं, एक बार पैसा नहीं लाया तो वो देता ही नहीं है फिर वो। लेकिन ये पॉसिबल है कि बंदा जो डेट थी, जिस डेट पे वो पैसा देना था, उस डेट पे वो भूल गया हो और बाद में वो पैसा देने की बात कर रहा हो। ठीक है ना, अगर वो बाद में पैसा देगा तो क्या होता है, तो इसको आप लिख दो रिसीविंग अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर्स। जो कॉल्स इन एरियर का जो अमाउंट तो हमारे को रिसीव हो जाए, मतलब समझो कॉल्स इन एरियर पे हमारे को पैसा नहीं मिला था कंपनी को, हमारे को रिसीव हो जाए, कंपनी को रिसीव हो जाए, तो कंपनी क्या करेगी, तो जैसे समझो कि कंपनी 10 रुपये मंगाया था, ठीक है ना, ऐसे मंगाया था 2 + 2 + 3 + 3, ठीक है ना। अब ये जो 2 रुपये कंपनी ने मांगे थे, एप्लीकेशन थी 1 से अक्टूबर की, ठीक है ना, और ये था 1 सितंबर को एप्लीकेशन का पैसा कंपनी ने मंगाया था, और 1 नवंबर को अलॉटमेंट का पैसा मंगाया था, और 1 समझो दिसंबर को कंपनी ने फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाया था, और 1 जनवरी को कंपनी ने मंगाया था इसका पैसा, सेकंड कॉल का पैसा, ठीक है ना। अब वो जो बंदा है जिसके पास मैं करूँ 1000 शेयर है, ठीक है ना, वो बंदे ने क्या बोलते हैं 1 जनवरी को तो नहीं भेजा, जो कंपनी ने डेट बोल रखी थी भाई इस टाइम पे हमारे को देना है आपको, ठीक है ना। उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे ने 1 फरवरी को आके दे दिया। वो 1 फरवरी को आ रहा है हमारे पास, कह रहा है कि यार मैं दे रहा हूँ पैसा, मैं भूल गया था, 1 महीना लेट कर दिया इस बंदे ने, समझ गए, एक तरीके से कह सकते हैं। अब कंपनी क्या करती है, कंपनी इसका पैसा ले लेती है, कंपनी कहती है हाँ ठीक है दे दो, आप भूल के थे ना, आप पैसा दे दो, लेकिन कंपनी कहती है भाई आपको इस पर देना पड़ेगा इंटरेस्ट, यहाँ पे इंटरेस्ट लगता है, इसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स, यहाँ पे इंटरेस्ट लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, जैसे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, तो एक मतलब पहले आप समझो इंटरेस्ट क्यों हम कंपनी से मांग रही है, क्यों मांग रही है, क्योंकि अगर कंपनी ऐसा ना करे तो हर बंदा लेट देगा, फिर हर बंदा बोलेगा अरे कंपनी में चल जाता है 1-2 महीने लेट दो तभी कंपनी मान जाती है, तो हर बंदा 1-2 महीना लेट ही दे देगा पैसा। अगर कंपनी बोले नहीं, अगर आपने जैसे इसने 1 महीना लेट दिया तो इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 1 महीने का, तो हर बंदा टाइम से पैसा देगा। तो इसलिए ये इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन कॉन्सेप्ट रखा गया है कि अगर कोई बंदा जिस डेट पे कॉल का पैसा आना था उस डेट पे नहीं देता, उसे लेट देता है, तो जितना वो लेट देगा उसको उतना टाइम का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल के लिए इस बंदे को देना पड़ेगा 1 जनवरी से 1 फरवरी 1 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको 3000 रुपये पे, क्योंकि 3000 रुपये इसको देने थे और 3000 रुपये पे इसका 1 महीने का इंटरेस्ट बनेगा, ठीक है। तो 1/12 अपॉइंट ये बनता है इनटू में रेट क्या करना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है ना, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये होता है, ये कंपनी का एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा, उसे हम बोलते हैं AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। AOA होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, ठीक है ना। तो कंपनी का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है उसके अंदर कंपनी वो जो रेट होती है उसको मेंशन करके चलती है, जो भी रेट होगी ना, कि क्या रेट हम रखने वाले हैं,
रेट बटे 100 जो भी 10% 20% समझ गए ना, 10/100 10%, 20/100 20%। तो जो भी रेट रहेगी इंटरेस्ट की वो कंपनी पहले आर्टिकल पोजीशन में लिख के चलती है। आर्टिकल पोजीशन आपको पता होगा कंपनी का एक डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी की इंटरनल फंक्शनिंग कैसी होगी, अंदर ही अंदर कंपनी कैसे काम करेगी उसके बारे में बात करता है, ठीक है ना। तो ये कंपनी का अंदर का मैटर है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर से कितना इंटरेस्ट ले, तो ये कंपनी अपने एओ में लिखती है हम कितना इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है। अब कंपनी अगर अपने एओ में नहीं लिखती, कभी कभार ऐसा होता है कंपनी उसको नहीं फिलअप करती, ठीक है ना, तब आपको जो करना होता है, तब आपको क्या बोलते हैं इसमें लगता है 10% पर एनम का। या तो कंपनी अपने ईओए में लिख दे कि भाई ये इंटरेस्ट रेट है, ठीक है ना, या अगर कंपनी अपने ईओए में नहीं लिख के चलते कि भाई अगर कल को किसी ने कॉल सीनियर कर दे तो क्या इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे, ये कंपनी ने अपने ईओए में नहीं लिखा है, तो फिर 10% पर एनम का रूल है, 10% पर एनम लगाना पड़ता है, ठीक है। ये सब टेबल एफ वगैरह की वजह से है, वो टेबल एफ वगैरह जो क्या होता है वो सब मैं आपको थ्योरी के टाइम पे पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, लेकिन अभी आपको उन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। अभी सिंपल बोलना 10% पर एनम होता है, ये सब भी पे भी आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि इंटरेस्ट ऑफ कॉल सीनियर वगैरह का टॉपिक आप मतलब आपके एनसीईआरटी कह रहा हूँ, टीएस ग्रेवाल जो किताब है या समझो आपकी जो सिलेबस है उसके अंदर ये है नहीं। थोड़ा बहुत डिस्कशन कर रखा है कि टीएस ग्रेवाल के अंदर इंटरेस्ट ऑन कॉल सीनियर के बारे में, इसलिए मैंने थोड़ा सा समझा दिया यहाँ पे कि क्या होता है इंटरेस्ट ऑन कॉल सीनियर, कैसे लगता है, क्यों लगता है, ठीक है ना। बाकी ज़्यादा रखा नहीं है किताब के अंदर, वो किताब कहती है आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत बस समझ लो क्या होता है। फिलहाल के लिए इमेजिन कर लेते हैं कि कंपनी ने अपने ईओ में कोई रेट मेंशन नहीं कर रखा, तो हम 10% का लगा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लगा देंगे 3000 पे 1/12 इंटू में 10%, ठीक है ना। तो ये काट के हमारा जो आंसर निकल के आ जाएगा 3 एकम 3 और 3 चौके 12, 25 रुपये, 25 निकला ना, शायद सही में 25 रुपये। तो अब इस बंदे को क्या करना पड़ेगा, इसको 3,000 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है ना, और प्लस 25 रुपये इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स का मतलब होता है शेयर्स को कैंसिल करना। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कोई बंदा जो 1000 शेयर का मालिक है उसको 3 रुपये भेजना था 1 जनवरी के टाइम पे सेकंड एंड फाइनल कॉल का, पर वो नहीं भेज पाया। तो हो सकता है कि वो बंदा बाद में आ जाए, जैसे 1 फरवरी को आ गया, मार्च में आ गया, कभी आ गया और दे रहा है पैसा कि हाँ ले लो पैसा, मैं भूल गया था देना, ठीक है ना। तो वो देने के लिए आ जाए, बाद में हो सकता है जब उसको देना था तब नहीं दिया, पर उसके बाद कभी आ जाए पैसा देने के लिए, ठीक है ना। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो आए ना पैसे देने, उसे 3 रुपये देना था जनवरी के टाइम पर, उसने नहीं दिया और बाद में वो देने को तैयार भी नहीं है, मना कर रहा है। तो तब हम क्या करें, तो तब कंपनी क्या करे, तब कंपनी फॉरफीचर ऑफ शेयर करते शेयर को कैंसिल कर देती है। पूरा प्रोसेस कैसे होता है उसको आपको बताता हूँ। तो आप समझो कि कंपनी सबसे पहले शेयर इशू करती है पब्लिक को, फिर उसके बाद क्या होता है, कोई बंदा कॉल साइन एरियर कर देता है। जब कोई बंदा कॉल साइन एरियर कर देता है, जैसे इस बंदे ने कॉल साइन एरियर कर दिया, इसको 1 जनवरी को 3 दिन में भेजना था 1000 शेयर का, इसने नहीं भेजा, ठीक है ना। तो उसके बाद कंपनी क्या करती है, उसके बाद कंपनी सबसे पहले नोटिस भेजती है, इस बंदे को एक नोटिस भेजती है। नोटिस समझते हो ना, पेपर में लिख के भेजती है इसको, इस घर पे भेजती है, पेपर में लिख के नोटिस भेजती है, याद दिलाती है इसको कि भाई सर आपका 1000 शेयर का 3 रुपये भेजना था आपको जनवरी को, आपने क्यों नहीं भेजा है। कंपनी सबसे पहले याद दिलाती है, और हो सकता है इसको याद आ जाए और ये पैसा पे कर दे, समझ गए ना। जो कि टीएस ग्रेवाल जो आपकी किताब है वो मान के नहीं चलती कि बंदा पैसा पे करने वाला है। टीएस ग्रेवाल ये मान के चलते हैं कि जब हम इसको नोटिस भेजेंगे ना, 2 ऑप्शन है नोटिस भेजने के बाद, तो कॉल सेंटर का पैसा रिसीव हो जाएगा। जो मैं कह रहा हूँ बुक्स नहीं मान के चलते बंदा पैसा देता है, ठीक है ना। बुक्स यही मान के चलती है कि हम उसे नोटिस भेजते हैं, उसको कोई रिप्लाई नहीं आता, हम उसे घर पे नोटिस भेज देते हैं और उसको कोई रिप्लाई नहीं आता, मतलब वो पैसे देने से मना कर रहा है एक तरीके से, ठीक है ना। बुक ये मान के चलते हैं पैसे देने का मना कर रहा है, और अगर वो मना कर रहा है तो हम उसके शेयर को कैंसिल कर देते हैं। अब शेयर कैंसिल कैसे किए जाते हैं, तो इसको थोड़ा समझ लो। हमारे पास एक किताब है, ठीक है ना, कंपनी के पास एक किताब होती है, रजिस्टर एक कंपनी के पास, ठीक है ना। उस रजिस्टर के अंदर समझो कि कंपनी ने क्या कर रखा है, एक रजिस्टर है कंपनी के पास, उस रजिस्टर के अंदर कंपनी ने एंट्रीज चढ़ा रखी है कि भाई हमने जैसे कौन सा शेयर किस बंदे को इशू करा है, समझ गए ना। इस रजिस्टर के अंदर, ये हमारी किताब है रजिस्टर है, इसके अंदर कंपनी अपनी एंट्री चढ़ा के बैठी होती है कि हमने कौन कौन से शेयर किस किस बंदे को इशू करें। बता दूँ जो शेयर्स होते हैं ना, शेयर्स के ऊपर एक यहाँ पे सीरियल नंबर होता है, हर शेयर का एक सीरियल नंबर होता है, ठीक है ना। तो जैसे इमेजिन कर लो कि ये जो बंदा है, इसको जो हमने 1000 शेयर इशू करे थे ना, वो हमने 500 से लेकर 1500 सीरियल नंबर के जो शेयर है, समझ गए ना, 500 सीरियल नंबर से लेकर 1500 सीरियल नंबर तक के जो शेयर है, तो एक शेयर जिस पे 500 प्रिंट था, अगला शेयर जिस पे 501 प्रिंट था, अगला शेयर जो 502 प्रिंट था, वैसे 500 से लेकर 1500 तक के 1000 शेयर हमने इसको दे रखे हैं, समझ ना। वैसे 1499 तक जाएगा क्योंकि 500 बन जाएगा, मतलब 1000 बन जाएगा उसमें ना। 500 से लेकर 1499 तक समझ में आ रहा होगा। नॉर्मली हमने इसको ऐसे 1000 शेयर इशू कर रखे हैं, तो वो जो 1000 शेयर हमने इशू कर रखे हैं वो हमारे पास यहाँ पे चढ़ा हुआ है। मैं बहुत सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, ठीक है ना। रियलिटी चीज़ें बहुत थोड़ी, रियलिटी में चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती है, ठीक है ना। मैं बहुत सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ। तो हम ये कह रहे हैं कि शेयर 500 नंबर के सीरियल नंबर से लेकर, यहाँ पे समझो सीरियल नंबर लिखा हुआ है, ठीक है ना, सीरियल नंबर लिखा हुआ है। तो 500 से लेकर 501 डॉट 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 हम बोल 1499 तक के ये जो 1000 शेयर्स है,
ये 1000 शेयर समझ लो कोई बंदा मिस्टर एक्स, तो मिस्टर एक्स के नाम पे हमने इशू कर रखा, हमने चढ़ा रखे हैं, ठीक है ना। कंपनी क्या करती है, कंपनी उस बंदे को नोटिस भेज रही है, वो बंदा तो रिप्लाई नहीं कर रहा कि मेरे को 1000 शेयर, मैं 1000 शेयर का पैसा दूंगा कि नहीं दूंगा, मतलब एक तरीके से मना ही कर रहा है 50 शेयर का पैसा देने से, ठीक है ना। तो कंपनी कहती है उसके शेयर उसके पास रहने दो, उसके शेयर उसके पास रहने दो, जो है उसके पास, अपने रजिस्टर में से काट देती है, अपने रजिस्टर्स में थे यहाँ से इसको काट देती है, कहती है ये शेयर को हटा देती है, कैंसिल कर देती है, समझ गए, यहाँ पे कैंसिल कर देती है इन शेयर्स को। और जब कैंसिल कर देती है तो कंपनी बोल देती है ये शेयर है ही नहीं, इनको मना कर दे, कहती है शेयर है ही नहीं, मना कर दो, ये शेयर है ही नहीं, समझ गए ना, हमारे पास से काट दो इन शेयर्स को, ये शेयर है नहीं। ऐसे कह देती है कि मान लो शेयर इशू ही नहीं कहते कभी, ये ऐसे कर दो, इनको इशू ही नहीं कहते कभी, इस तरीके से कंपनी कर देती है। अब इससे होता क्या है कि फ्यूचर में मैंने आपको बताया था कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है तो शेयर होल्डर्स में बांटती है, ठीक है ना। तो 500 से लेकर 1499 तक के शेयर्स पे जो प्रॉफिट जाना है, डिविडेंड जो मैंने बोलता पर शेयर पे, जैसे ज़्यादा 2 रुपये जो मैंने लिया था ना एग्जांपल, पर शेयर 2 रुपये निकल के आता है डिविडेंड, तो समझो पर शेयर पे 2-2 रुपये का जो डिविडेंड जानता हूँ इन शेयर पे नहीं देंगे, समझ गए ना, मतलब इस बंदे को डिविडेंड तो नहीं देंगे, मतलब इसका पैसा मिलना बंद हो जाएगा, उसमें मतलब प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिलेगा, तो समझ गए ना। तो इसका एक तो ये नुकसान हुआ, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि बंदे कभी कभार क्या करते हैं, जैसे इस बंदे के पास 1000 शेयर है, ठीक है ना, तो 1000 शेयर किसी और को बेच देता है, ये ऐसे भी होता है। ऐसे नहीं है कि भाई आपने किसी कंपनी के, जैसे ये आप, ठीक है ना, आपने किसी बंदी किसी कंपनी के जैसे मान लो 5 शेयर खरीद लिए, 5 शेयर 10-10 रुपये का एक है, तो आपने 50 शेयर खरीद लिए, 50 रुपये के शेयर खरीद लिए, तो आपने 50 शेयर कंपनी के, मतलब 50 रुपये कंपनी के शेयर में लगा दिए, तो आपको 50 रुपये फंस गया। ऐसा नहीं होता कि आपको 50 रुपये अब वापस नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने बोलता कि वापस कब मिलेंगे 50 रुपये, जब फ्यूचर में कंपनी बंद होगी तो कंपनी आपसे शेयर वापस ले लेगी और शेयर का पैसा आपको वापस दे देगी, ठीक ना। लेकिन कंपनियां बंद होती नहीं है, कंपनियां तो आपको फ्यूचर में पढ़ाऊंगा, आपने पढ़ा भी होगा, कंपनी का हम बोलते हैं परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब ये होता है कंपनी चल रही चलती रहेगी। कंपनी कोई रियल इंसान नहीं होता, जैसे हम आप जैसे कोई रियल इंसान है वैसे नहीं होता कि जिसकी एक उम्र है उसके बाद वो मर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। कंपनी एक किताबों में लिखा हुआ एक नाम होता है, वो उसको कितना भी लंबा खींच लो, ठीक है ना। तो हम बोलते हैं कि यार मेरे को 50 रुपये का तभी वापस मिलेंगे जब कंपनी बंद होगी, और कंपनी तो पता नहीं कब बंद होगी। तो ऐसा नहीं होता है, कंपनी बंद होगी तभी पैसा वापस मिलेगा। आपने जो 5 शेयर खरीदने 50 रुपये के, आप वो किसी और को बेच सकते हो, कोई दूसरा बंदा उसका आप वो शेयर बेच दो, ठीक है ना। अगर आप उस दूसरे बंदे को अपने शेयर बेच दोगे तो उस बंदे के पास शेयर चल जाएंगे, वो शेयर का बदले में आपको पैसा दे देगा। तो मतलब आपने किसी कंपनी के शेयर में अगर पैसा लगाया तो ऐसा नहीं होता कि आपका पैसा फंस गया, अब जब कंपनी बंद होगी तभी वो पैसा वापस मिलेगा, समझ गए ना। ऐसा नहीं होता, मतलब आप किसी और को शेयर बेच के पैसा मिल जाता वापस, समझ गए ना। अब ऐसे में क्या होता है कि जब जैसे इस बंदे के शेयर कैंसिल हुए, इसको डिविडेंड मिलना बंद हो गया, तो बंदे क्या करते हैं कि वो शेयर किसी और को बेचने का अटैम्प्ट मार लेते हैं, कि सोचते हैं इस शेयर किसी और को बेच देता हूँ, उसको क्या पता कि शेयर कैंसिल हो गया। लेकिन होता क्या है कि ये जो शेयर आप किसी दूसरे बंदे को बेचोगे ना, जैसे ये बंदा किसी दूसरे बंदे को अपने का शेयर बेचेगा ना, जैसे ये अपने 5000 शेयर बंदे को बेचना चाहता है, तो उसके लिए कंपनी के पास आना पड़ता है, कंपनी के पास आना पड़ता है, और कंपनी अपने रजिस्टर के अंदर वो जो 5 शेयर पे इस बंदे का नाम है ना, उसको हटा के इस बंदे का नाम चढ़ाती है, समझ गए। कंपनी के पास ये दोनों आएंगे और ये बंदा बोलेगा कंपनी को कि भाई मेरे नाम पे जो आपने ये शेयर चढ़ा रखे हैं, आप इन शेयर्स को इस बंदे के नाम पर ट्रांसफ़र करो, समझ गए ना। और ऐसे करके शेयर ट्रांसफ़र होते हैं, अभी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर ये बंदा है जिस बंदे के शेयर कंपनी ने कैंसिल कर दिया, तो ये अगर आएगा किसी बंदे को शेयर अगर ट्रांसफ़र करना है तो कंपनी के पास आना पड़ेगा। कंपनी बोली कौन सा शेयर, ऐसे कोई शेयर है नहीं, है ही नहीं, हमने तो कैंसिल कर दिए शेयर, मतलब है ही नहीं, कंपनी कैंसिल भी नहीं, कंपनी बोलती है ही नहीं ऐसे कोई शेयर, भूल जाओ, समझ गए ना। तो समझ गए, अगर इस बंदे ने ऐसा कुछ किया, ऐसी गड़बड़ी करी, इसने कॉल का पैसा देना तो उसने नहीं दिया, तो इसका बहुत नुकसान है, समझ गए ना। इसके शेयर गए, मतलब जो शेयर इसके पास समझो पड़े भी है ना, शेयर इसके पास पड़े हैं, वो जो मैंने बोला 500 से लेकर 1500 सीरियल नंबर के शेयर्स के पास पड़े, वो कागज़ हो गए, सिंपल कागज़ हो, वो कूड़ा हो गया एक तरीके से, उनकी कुछ वैल्यू नहीं है। अब समझ लो, बस सिंपल कागज़ हो गए, शेयर रहेंगे वो सिंपल बस कागज़ हो गए, कूड़े की तरह हो गए, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब ऐसा मतलब आपको अगर लगे कि कंपनी ऐसे क्यों कर रही है इस बंदे के साथ, कि भाई इसका इतना नुकसान क्यों कर रही है, तो इसका रीज़न समझो कि इसका रीज़न क्या होता है। क्योंकि कंपनी जब प्रोस्पेक्टस इशू करती है मार्केट के अंदर, तो पहले बता के चलती भाई इतने इतने टाइम बाद इतना पैसा देना पड़ेगा, समझ गए ना। तो इसको पता था कब कब कितना कितना पैसा देना पड़ेगा, उसके बावजूद इसने अप्लाई करा 1000 शेयर के लिए, समझ गए ना। इसे सब पता था कितना कितना पैसा देना पड़ेगा, कब कब देना पड़ेगा, उसके बावजूद इतना 1000 शेयर के लिए अप्लाई करा था, ठीक है ना। तो कंपनी कहती है कि भाई आपने 1000 शेयर का लिए अप्लाई कर दिया और अब आप वो पैसा दे नहीं, जो आपको पता तो था पैसा देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक तरीके से हम कहते हैं कि ये बंदा अपना प्रॉमिस तोड़ रहा है, आप ये कह सकते हो प्रॉमिस तोड़ रहा है। क्योंकि कंपनी जब लिख के भेज दे रही है कि आपको इतना इतना पैसा देना पड़ेगा, तो एक तरीके से शेयर 1000 के लिए अप्लाई करते टाइम कह रहा है कि हाँ मैं दूंगा पैसा, एक तरीके से प्रॉमिस तो हुआ इसकी तरफ से, और वो बाद में मना कर रहा है देने से। तो इसलिए हम बोलेंगे कंपनी इसके सब ये करते, शेयर कैंसिल वगैरह करती है, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज़ और समझ लो कि जब इसके शेयर कैंसिल होंगे तो इसने भाई 3 रुपये नहीं दिए, लेकिन ये तो दे रखा है,
एप्लीकेशन टाइम पे दिया था, अलॉटमेंट टाइम पे फर्स्ट कॉल का पैसा दिया था, वो पैसा भी इसका गया, क्योंकि कंपनी कहती है कोई पैसा वैसा नहीं है, भूल जाओ, ऐसे कोई शेयर ही नहीं है भाई, ऐसे कोई शेयर ही नहीं है, तो इस पे पैसा ही कुछ नहीं आया हमारे को, तो हम तो मानते नहीं इस पे कोई पैसा भी आया, भूल जाओ। तो इसका बहुत ज़्यादा नुकसान है, समझ गए ना, समझ गए ना, इसके शेयर कैंसिल हो जाएंगे तो इसको डिविडेंड मिलना बंद, प्रॉफिट में हिस्सा मिलना बंद, ये शेयर किसी और को ट्रांसफर भी नहीं कर सकता, ठीक है ना, वो शेयर कूड़ा हो गए, और जो 7 रुपये अभी तक इसने दे दिए तो 7 रुपये भी गए, ये बात को समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। अब फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर जब होता है तो उसके हमारे को जर्नलिटीज मारनी होती है, तो फॉर फ्यूचर शेयर की जर्नलिटीज मारिए। अब फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर की जब आप जर्नलिटीज मारोगे तो इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, पहले कॉल सेंटर की जर्नलिटी लगेगी, पहले कॉल इन एरर होगा, ठीक है ना, कॉल इन एरर की जर्नलिटी लगेगी, उसके बाद फॉर फ्यूचर की एंट्री लगेगी। हमने किसी के शेयर मतलब किसी ने कॉल इन एरर किया होगा, किसी ने कॉल इन एरर किया होगा तो उसके हम शेयर फॉर फ्यूचर कर रहे होंगे, ठीक है ना, रिसीव तो होगा नहीं, कंपनी मान के चलते रिसीव तो होने से रहा, मतलब कंपनी कह रहा हूँ, ये आपकी किताबें मान के चलते रिसीव तो होने से रहा, कॉल इन का पैसा रिसीव नहीं होगा, शेयर अगर कॉल इन एरर होगा तो शेयर फॉर फ्यूचर ही होगा, ठीक है ना। तो पहले कॉल इन एरर हुआ होगा, कॉल इन की एंट्री जो मैंने पीछे चेक वो लगेगी, उसके बाद फिर कंपनी शेयर को फॉर फ्यूचर कर लेती है, ठीक है ना। तो फॉर फ्यूचर की जर्नलिटी क्या लगती है, अब फॉर फ्यूचर की एंट्री डिपेंड करती है कॉल इन ईयर की एंट्री पे, क्योंकि कॉल इन ईयर की मैंने आपको 2 एंट्री बताई, या तो आप इस तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं तो इस तरीके से, अब आपने कौन सी वाली एंट्री मारी है उस हिसाब से डिसाइड होगा कि फॉर फ्यूचर पे कौन सी एंट्री मारनी है, तो समझो। जैसे आपने पीछे मेथड 1 चूज़ किया था,